नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम आपके ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो फरवरी 2022 में प्रस्तावित है उसके लिए चौथे मॉक टेस्ट को यहां पर करेंगे डिस्कस। इससे पहले 3 मॉक टेस्ट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और ये हमारा यहां पर चौथा मॉक टेस्ट होगा। तो अगर आपने पहले के मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो आई बटन पर आपको लिंक मिलेगी, वहां से आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। देखिए, ये आपके लिए पूरे यूट्यूब पर सबसे बेहतरीन मॉक टेस्ट होगा। रीज़न इसके पीछे का ये है कि 4 बार मैं अनअकैडमी के ऊपर आपके ग्रुप डी के पूरे 135 सेट को डिस्कस करवा चुका हूं। तो मैंने इन मॉक टेस्ट में मुख्य रूप से उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो कि आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना 100% है। तो इसीलिए पूरा मॉक टेस्ट जरूर ध्यान से देखिए और उसके बाद में जो पीडीएफ मैं शेयर करता हूं टेलीग्राम पर, उन पीडीएफ से आप लोग इसे किया करिए रिवाइज। तो इस प्रकार से आप लोग मैक्सिमम स्कोर ग्रुप डी के एग्जाम में कर सकते हैं। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको एक बार और बता देता हूं कि अनअकैडमी के ऊपर डेली मेरी लाइव क्लास होती है, दिन में 12 बजे और रात में 10 बजे। इन क्लासेस की खास बात यह है कि इसमें आपका लाइव टेस्ट होता है। तो अगर आप पूरा क्लास अटेंड करते हैं तो लास्ट में आपको स्क्रीन पर यह भी देखने को मिलता है कि आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर यहाँ पर दिया है। तो बिल्कुल फ्री क्लास है, सारी क्लास की आपको पीडीएफ भी मिलती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग इस क्लास में इनरोल कर सकते हैं। पहली बार अगर आप अनअकैडमी का ऐप यूज करेंगे तो आपसे कोड भी पूछा जाएगा, यूज करिएगा कोड यहाँ पर KV10। इसके अलावा अगर आपको अनअकैडमी पर कोई कोर्स वगैरह परचेज करना है या फिर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने सवाल वगैरह पूछ सकते हैं या फिर अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पर 25 से 30% तक का डिस्काउंट भी आप लोग अवेल कर सकते हैं। अनअकैडमी की बात करें तो यहाँ पर रेलवे का जो कोर्स है वो इस समय आपको 1300 से 1400 में मिल जाएगा 3 महीने के लिए। तो अगर आप लोग बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से सिस्टमैटिक वे में रेलवे का कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी का प्लस कोर्स भी ले सकते हैं। हालांकि 22 दिसंबर से एसएससी कैटेगरी में भी नए बैच शुरू हो रहे हैं जिसमें आपको सारे भारत के बेस्ट एजुकेटर एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ाएंगे। तो अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह CGL हो, CHSL हो, CPO हो, तो इन सारे कोर्स में आप लोग एक ही सब्सक्रिप्शन के जरिए इनरोल कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर भी आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की अब हम लोग करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न है कि एक सुचालक में से 2 एम्पीयर की विद्युत धारा का प्रवाह होता है जिसके दोनों अंत पर 4 वोल्ट की गतिज ऊर्जा है। तो बताइए सुचालक का प्रतिरोध कितना होगा। देखिए, एक बहुत ही सिंपल सा रूल आपने पढ़ा होगा, B = IR। तो इसे हम लोग ओम का नियम भी कहते हैं। इस फार्मूले से आपको निकालना होगा R। तो B हमारा दिया गया है 4, I आपका दिया गया है 2, डिवाइड कर देंगे तो सिंपल सा आंसर आ जाएगा 2 ओम। तो यहाँ पर फिलहाल B हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करता है। भैया ये सारे साइंस के PYQ हैं 2018 के पेपर से। तो साइंस में इस समय बिल्कुल भी मैं नए प्रश्न शामिल नहीं कर रहा हूँ। तो प्रकाश की अगर हम लोग बात करते हैं, ये आपकी सबसे तेज यात्रा करेगा निर्वात में। किसमें? वैक्यूम में सबसे तेज यात्रा करता है। तो ऑप्शन हमारा A हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में G20 सम्मेलन का जो आयोजन है ये किस देश की अध्यक्षता में किया गया। तो ध्यान रखिएगा, 2020 वाले का अध्यक्ष सऊदी अरब था, 2021 में जो सम्मेलन हुआ है इसका अध्यक्ष इटली रहा है। अगले साल इसका जो अध्यक्ष है वो इंडोनेशिया हो जाएगा और 2022 के बजाय 23 में हमारा देश भारत होगा इसका अध्यक्ष। तो सारी चीज़ें आप डिटेल में ध्यान रखिएगा। फिलहाल ऑप्शन यहाँ पर B होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके X शुक्राणु उसके या उसके डैश डैश से प्राप्त होते हैं, बताइए किससे। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए, वैसे आपको ये सब क्लियर ही होता है, रिप्रोडक्शन तो आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए हमारे पुरुष के पास में XY होता है और महिलाओं के पास में होता है XX। जाहिर सी बात है, कहा जा रहा है कि एक पुरुष का जन्म हो रहा है यानी कि एक बच्चा जो कि मेल चाइल्ड है उसका जन्म हो रहा है। अगर मेल चाइल्ड जन्म लेगा तो इसमें होंगे XY, ठीक है। अब जाहिर सी बात है अगर XY होंगे तो इसमें से जो Y वाला है ये तो हमेशा पिता से ही मिलेगा,
क्योंकि वाई माता के पास होता नहीं है, और अगर लड़के का जन्म हो रहा है तो जो एक्स वाला है ये आपकी आएगा माता की तरफ से। वही चीज़ें आपसे पूछी जा रही है कि एक्स वाला कहाँ से आएगा, तो एक्स वाला आता है माता की तरफ से। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है। तो ध्यान रखेंगे, जो हमारी पुरुष टीम है उसने यहाँ पर जीता है कांस्य पदक। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। पदक के लिए जो मुकाबला हुआ वो हमारा जर्मनी के साथ में हुआ था, और जर्मनी को हमने 5-4 से हरा करके आपके इस साल के ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। 1980 के बाद में ओलंपिक में ये हमारा पहला मेडल था। ओलंपिक में हम लोग 7 गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डाल्टन का जो एटॉमिक मॉडल था उसके अनुसार कौन सा कथन सही है। तो अगर आप लोग चारों स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो आपको आसानी से ये पता लग जाएगा कि ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण होते हैं, ऐसा डाल्टन महोदय के द्वारा कहा गया था कि परमाणु आपके कभी भी विभाजित नहीं हो सकते हैं, जो कि पूरी तरीके से सही स्टेटमेंट है जो इन्होंने अपने चीज़ों में कहा था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारी ध्वनि तरंगे हैं ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, यानी कि अनुदैर्घ्य होती हैं, और जो आपके लाइट वेव हैं ये होते हैं अनुप्रस्थ। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। देख सकते हैं ध्वनि का जो स्थानांतरण है ये कंपन के कारण होता है, जबकि प्रकाश तरंगों की बात करें तो ये हमारी वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक स्पेक्ट्रम के किस दल से क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी संबंधित है। देखिए, पार्टियों से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी है ये हमारे लेफ्टिस्ट विचारधारा से संबंधित है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। एक हमारे लीडर थे जिनका नाम है त्रिदिब दास, इनके द्वारा 1940 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में जो स्वाधीनता और बंधुता है इसको शुरू करने का विचार हमने किस देश से लिया था। तो ये जो विचार है इसको हमने लिया हुआ है फ्रांस देश से। कहाँ से? फ्रांस से। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो विखंडन शब्द है, जो विखंडन होता है यानी कि एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है, ये कितने प्रकार का होता है। भैया बिल्कुल आसान सा है, जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं ग्रुप डी में। तो विखंडन आपके 2 प्रकार का होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी ए हो जाएगा करेक्ट। अब कौन कौन सा होता है? तो एक तो हमारा बाइनरी फिजन है जिसे हम लोग बहुविखंडन कहते हैं। ये आपको अमीबा और पैरामीशियम के साथ साथ लेशमेनिया में देखने को मिलेगा। दूसरा हमारा होता है बहुविखंडन जिसे हम लोग मल्टीपल फिजन कहते हैं, और ये आपको मुख्य रूप से देखने को मिलता है प्लाज्मोडियम में। तो नाम आपको जरूर ध्यान रखने हैं क्योंकि अक्सर ग्रुप डी में यहां से प्रश्न आता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कारण संबंधों के विश्लेषण में पद्धतिगत योगदान के लिए 2021 का जो नोबेल पुरस्कार है इससे किसको सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए इस साल 2 लोगों को पुरस्कार मिला है, जिनमें से आपका एक नाम है गुइदो इम्बेस का और दूसरा नाम है जोशुआ एनग्रिस्ट का। तो टोटल इस साल 3 लोगों को आपके इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, अमेरिका के जो डेविड कार्ड हैं इनको श्रम अर्थशास्त्र में योगदान के लिए दिया गया है। इसके अलावा जो गुइदो इम्बेस हैं और अमेरिका के जोशुआ एनग्रिस्ट हैं, इनको कारण संबंधों के विश्लेषण में इनके योगदान के लिए इस साल का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहा जाता है। देखिए, संतृप्त का सिंपल सा मतलब होता है कि हमारा एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें जो कार्बन है वो आपके सिंगल बॉन्ड को सिर्फ बनाता है, यानी कि ये पूरी तरीके से सैचुरेटेड होता है, और ये आपको मिलेगा सिर्फ एल्केन में, जैसे कि हमारा मीथेन हो गया, जैसे कि हमारा इथेन हो गया। तो इन सब में आपको ये देखने को मिलेगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए यानी कि एल्केन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से भौतिक मात्रा
किए गए कार्य की गति को मापती है। तो आपसे पूछा गया है कि किए गए कार्य की भौतिक गति को मापती है, तो ये हमारी हो जाती है शक्ति। आपको पता होना चाहिए कि शक्ति बराबर होता ही है W/T, यानी कि आपने एक दिए गए समय में कितना काम किया है, इसी से पता चलता है कि आपकी पावर यहाँ पर कितनी है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी यानी कि पावर होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में शतरंज में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर का जो रिकॉर्ड है ये किस खिलाड़ी ने बनाया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा ये रिकॉर्ड बनाया है अभिमन्यु मिश्रा ने। वैसे नाम इनका अभिमन्यु मिश्रा है, लेकिन ये भारत के नहीं हैं, ये अमेरिका के हैं और इसी साल इन्होंने सबसे कम उम्र में शतरंज के ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड बनाया। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, किसका रिकॉर्ड तोड़ा है तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, सर्जे कर्जेकिन का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, तो आपका उत्तर होगा डी गुकेश। तो आपको प्रश्नों के हिसाब से इसका उत्तर देना है। फिलहाल दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, ग्रुप डी में ये पूछा भी गया था, तो फ्री नंबर वाला ये प्रश्न है। देखिए आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। ब्यूट का सिंपल सा मतलब होता है कि इसमें आपके कार्बन के 4 अणु होते हैं, 4 परमाणु होते हैं, और ये आपको सिर्फ दिखेगा यहाँ पर C4H10 में। और बात हुई है ब्यूटेन की, यानी कि आप लोग सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे CnH2n+2। वैसे 4 आपको इसमें भी मिलेंगे, लेकिन ये हमारा हो जाएगा ब्यूटीन। तो ब्यूटेन आपसे पूछा गया है, तो C4H10 यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में किसको नियुक्त किया गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर नियुक्ति हुई है कर्णम मल्लेश्वरी की। कौन है ये, तो हमारे देश की एक वेट लिफ्टर रह चुकी हैं। 2000 में जो सिडनी में ओलंपिक हुआ था उसमें भारत की तरफ से पदक जीतने वाली ये पहली महिला खिलाड़ी हैं। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उस आधार को आप लोग क्या कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा इसे कहा जाता है बाह्य दलपुंज, या फिर इसे हम लोग कहते हैं सेपल। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अब देख सकते हैं ये आपके सामने पूरा फूल है, तो फूल का ये जो पूरा हिस्सा जिस पे टिका होता है ये आपको हरी हरी दिख रही होंगी, और इन हरी पंखुड़ियों को हम लोग कहते हैं सेपल। तो इसी के ऊपर आपका पूरा फूल का जो वेट है वो डिपेंड करता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि सोडियम क्लोराइड से अगर आपको अमोनियम क्लोराइड को अलग करना है तो इसके लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे। देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा अमोनियम क्लोराइड होता है इसका फार्मूला होता है NH4Cl, और ये आपका एक ऐसा सॉलिड है जो कि बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है, यानी कि ये सब्लिमेट हो जाता है। तो इसीलिए अगर हमको नमक में से अमोनियम क्लोराइड को अलग करना है तो हम लोग इसे कर देंगे सब्लिमेट, और इसको यहाँ पर आसानी से अलग कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए वर्गीकरणों में से कौन सा परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर था। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि 1913 में जो हमारे मोजले भाई साहब के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई थी उसमें इन्होंने परमाणु क्रमांक को आधार बनाया था। इसके अलावा जो 3 परमाणु जो मतलब 3 आपके पीरियोडिक टेबल पहले बने थे उन सभी में परमाणु भार को आधार बनाया गया था, जैसे डोबेराइनर हो गए, न्यूलैंड हो गए और आपके हो गए मेंडलीव। तो इन सभी का जो परमाणु मतलब पीरियोडिक टेबल था उन सभी में इन्होंने परमाणु द्रव्यमान को आधार बनाया था। तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षार है जो कि क्रिस्टलीकरण में पानी नहीं रखता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे यौगिक होते हैं जिसमें आपको लास्ट में डॉट x यानी कि कोई नंबर होता है और आपको इस प्रकार से जल के अणु देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग दिए गए ऑप्शन में बात करते हैं तो जो हमारा बेकिंग सोडा होता है जिसे हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं, तो इसका फार्मूला बहुत ही सिंपल होता है NaHCO3, और इसमें आपको जल के अणु नहीं देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। बाकी ध्यान रखिएगा कि जो वॉशिंग सोडा होता है इसमें आपके 10 जल के अणु होते हैं,
जिप्सम की बात करें तो इसमें आपके 2 जल के अणु होते हैं। ब्लू विट्रियोल की बात करें तो इसमें आपके 5 होते हैं जल के अणु। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव हमारे किस राजनीतिक दल के नेता हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इनके बारे में ध्यान रखिएगा कि जो तेलंगाना में इस समय सरकार है वो इसी पार्टी की है और इनकी पार्टी का नाम है तेलंगाना राष्ट्र समिति। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अश्विनी पोनप्पा किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं। अश्विनी पोनप्पा की बात करें तो ये हमारे देश की बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं जैसे हमारी साइना नेहवाल हो गई, ओलंपिक पदक विजेता है। पीवी सिंधु ओलंपिक पदक विजेता है। श्रीकांत किदाम्बी हैं। पारुपल्ली कश्यप हैं। पुलेला गोपीचंद हैं। बी साई प्रणीत हैं। तो ये सारे हमारे बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि विद्युत वाहक बल का मान जिसे हम लोग एप्सिलॉन कहते हैं ये किसके बराबर होता है। तो बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये बराबर होता है W/Q के। किसके? W/Q के बराबर होता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी होगा करेक्ट। ये देख सकते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अगर आपका एप्सिलॉन है तो W हमारा होता है किया गया कार्य और Q आपका होता है चार्ज। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि यदि एक वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो अगर आपके पास में उत्तल लेंस है तो इससे बनाई गई उसकी छवि की स्थिति क्या होगी। देखिए ध्यान रखिएगा कि मिरर और जो आपके लेंस होते हैं यहाँ से लगभग एक प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं इस परिस्थिति की तो यहाँ पर जो आपकी इमेज बनेगी वह आपके F2 के फोकस या इसकी नाभि पर बनेगी। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये आपके सामने दिया गया कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर है यानी कि अनंत पर कहीं पर रखा हुआ है और इससे जो आपकी रेज आती हैं वो सारी F2 के ऊपर होती हैं फोकस। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन फिलहाल ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ग्लास या शीशे को काटने और चट्टानों के ड्रिलिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों में कार्बन के कौन से अपरूप का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें यूज करते हैं हम लोग हीरा को और आपने इसको देखा भी होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में जो पहली हवाई टैक्सी सेवा है इनमें से किस शहर में शुरू किया गया। तो पहली हवाई टैक्सी सेवा की बात करें ये शुरू की गई है आपके चंडीगढ़ में। इसी साल के शुरुआत में यानी कि 2021 के शुरुआत में इसको शुरू किया गया था चंडीगढ़ में। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आपके पास में एक तत्व है जिसका नाम है K। इसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है और आपसे कहा जा रहा है कि एक और तत्व M है जिसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको बताना है कि K और M के बीच में किस प्रकार का बॉन्ड बनेगा। अब इसको आसानी से समझने के लिए आप मान सकते हैं कि K हमारा हो जाएगा Cl। ठीक है, K हमारा होता है Cl क्योंकि Cl के आखिरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी प्रकार से M को हम लोग मान सकते हैं कार्बन। ठीक है, क्योंकि कार्बन के आखिरी कक्षा में 4 होते हैं। तो जो इनके बीच में बॉन्ड बनता है वो आपका होता है CCl4। और आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जो बॉन्ड बनता है ये आपका होता है सहसंयोजक बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको शेयर किया जाता है। फिलहाल डी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं आप लोग कि किस प्रकार से जो हमारा क्लोरीन होता है वो आपके कार्बन के साथ में अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। तो ऑप्शन डी होगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नरम वस्तुएं डैश डैश कॉमा अधिक मात्रा में डैश डैश को सोखती हैं। देखिए जब हम लोग नरम वस्तुओं की बात करते हैं तो जो हमारी ध्वनि ऊर्जा होती है जिसे हम लोग साउंड एनर्जी कहते हैं इसको ये अधिक मात्रा में सोखती हैं। जैसे कि अगर आपने कभी खाली रूम को देखा है और उसमें जब आप लोग आवाज़ करते हैं तो आपको इको महसूस होता होगा, क्योंकि आपकी जो आवाज़ है वो सॉलिड सरफेस से टकरा करके लौटती है। लेकिन अगर आप अपने कमरे वगैरह में जैसे कुछ रजाई गद्दे वगैरह रख दें या कुछ इस प्रकार से नरम वस्तुएं रख दें तो आपकी जो साउंड है वो इको नहीं करती है। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में जो यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट हुआ इसके पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो पुरुष एकल की बात करें तो ये खिताब जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। किसने जीता? डेनियल मेदवेदेव ने जीता।
ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए नीचे कमेंट में बताइएगा कि जो यूएस ओपन हुआ है इसके महिला एकल का खिताब किसने जीता है, उनका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी मशीन को तेल लगा करके आप चिकना बनाते हैं तो इससे उस मशीन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब ध्यान रखिएगा आप लोग, जब भी आप लोग इस प्रकार से किसी मशीन में ऑयल का यूज करते हैं तो इससे जो इसकी क्षमता है वो आपकी बढ़ जाती है, यानी कि मशीन की जो इफिशियंसी है वह आपको बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। वैसे आपके मन में सवाल ये भी आ सकता है कि जो इसकी यांत्रिक श्रेष्ठता है वह भी बढ़ेगी या घटेगी, क्या इफेक्ट होता है। तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा इसके बारे में हम लोग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग यांत्रिक श्रेष्ठता की बात करते हैं तो ये आपका काउंट होता है आउटपुट फोर्स और इनपुट फोर्स में। लेकिन आपको पता होगा कि जो हमारी मशीन होती है इसमें हम लोग एनर्जी इनपुट करते हैं और हमें कार्य मिलता है आउटपुट के रूप में। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी फिलहाल हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो कि कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करती है। तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में, इस धातु का नाम होता है आपके लेड। क्यों विस्थापित करती है इसके बारे में अगर आपको अच्छे से जानना है तो ये टेबल आपको जरूर याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से ग्रुप डी में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। देखिए सिंपल सा फार्मूला होता है कि मान लेते हैं हम लोग आयरन की, तो अगर आपके पास में आयरन का कोई यौगिक है तो आयरन से नीचे जितने भी हमारे इसमें एलिमेंट होंगे ये सारे अगर इस यौगिक के साथ में रिएक्शन करेंगे तो आयरन को ये रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। जबकि अगर आयरन से ऊपर के जो एलिमेंट हैं वो आपके इस यौगिक के साथ में रिएक्शन करते हैं तो उसको ये आसानी से कर सकते हैं रिप्लेस। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी यानी कि लेड हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जब साबुन के बुलबुलों को आवेशित किया जाता है तो इससे क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आपके पास में ऐसे साबुन का बुलबुला होगा जिसको आपने फुलाया भी होगा बहुत बार। अब इसको अगर हम लोग चार्ज दे देते हैं, मान लीजिए हमने दे दिया पॉजिटिव चार्ज। अब अगर इन बुलबुलों के ऊपर आपको इस प्रकार से पॉजिटिव चार्ज मिलेगा तो जाहिर सी बात होता है कि जब चार्ज सेम होता है तो ये एक दूसरे को रिपेल करता है, यानी कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। और इसीलिए जब ये साबुन के बुलबुलों के ऊपर होगा तो रिपेल करने के कारण जो इसका साइज है वो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो त्रिज्या है वो बढ़ जाती है। फिलहाल ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली कप्तान कौन थी। तो ध्यान रखिएगा, पहली बार हमारी महिला टीम ने एक टेस्ट मैच खेला था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1976 में, और उस समय जो पहली कप्तान बनी थी उनका नाम है शांता रंगास्वामी। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन फिलहाल यहाँ पर डी हो जाएगा शांता रंगास्वामी करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एक चीनी यात्री थे जिनका नाम है ह्यूत सॉन्ग, तो इन्होंने कहाँ पर 3 वर्ष रह करके संस्कृत सीखा था। तो ध्यान रखिएगा इन्होंने संस्कृत सीखा था आपके ताम्रलिप्ति में रह करके। अब कई लोग इसको नालंदा टिक कर देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत उत्तर होगा। अगर हम लोग ह्यूत सांग की बात करते हैं तो ये 3 साल रहे थे पश्चिम बंगाल के ताम्रलिप्ति में और वहाँ पर इन्होंने संस्कृत सीखा था। तो ऑप्शन फिलहाल हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डैश डैश मटर के पौधे में अप्रभावी लक्षण था। तो ध्यान रखिएगा ये आपके था झुर्रीदार फली में, यानी कि जो आपके रिंकल स्पॉट थे मटर के पौधे में इसके लक्षण अप्रभावी थे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे मंडल महोदय थे उन्होंने कुल मिलाकर के 7 मटर के पौधे थे जिनके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, जैसे कि हाइट के आधार पर, फ्लावर पोजीशन, पॉड कलर, पॉड शेप, सीड शेप और आपका था फ्लावर कलर। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि शून्य त्वरण का मतलब क्या है। देखिए सिंपल सा, अगर आपको त्वरण के बारे में पता हो तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन अपान जो होता है लिया गया टाइम। अब अगर आप लोग इसको 0 कर देंगे इसका मतलब है dv इक्वल टू 0 हो जाएगा, और dv का मतलब 0 होने का मतलब है कि v माइनस यू इक्वल टू 0, यानी कि जो किसी वस्तु की प्रारंभिक वेलोसिटी है वो आपके अंतिम वेलोसिटी के बराबर होगी। इसका सिंपल सा मतलब है कि वेलोसिटी आपका कांस्टेंट है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन हैं। तो ध्यान रखिएगा नाबार्ड की अगर हम बात करें 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुई थी और इसके जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है GR चिंतला। क्या नाम है? GR चिंतला नाम है। तो ए हो जाएगा फिलहाल करेक्ट।
अगला प्रश्न है कि हर वर्ष उत्कृष्टता के लिए जो मूर्ति देवी अवार्ड है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मूर्ति देवी अवार्ड की बात करें तो ये दिया जाता है आपके साहित्य के क्षेत्र में। जरूर ध्यान रखिएगा इसके बारे में, क्योंकि ये जो पुरस्कार है वो भारतीय ज्ञानपीठ देता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का जो नेतृत्व है वो एन चंद्रबाबू नायडू करते हैं? तो ध्यान रखेंगे, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पार्टी की, तो इस पार्टी का नाम है तेलुगु देशम पार्टी। क्या नाम है? तेलुगु देशम पार्टी इसका नाम है। तो ऑप्शन फिलहाल के लिए ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये देख सकते हैं कि ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य की पार्टी है, एक क्षेत्रीय पार्टी है, और जो एन चंद्रबाबू नायडू हैं जो कि पहले इसके सीएम रह चुके हैं आंध्र प्रदेश के, वो आपके इसी पार्टी से संबंधित हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डैश डैश जो नाम है ये ग्रीक भाषा से आया है जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर भारत शब्द की, जिसे हम लोग इंडिया कहते हैं, तो जब हम लोग ग्रीक से देखेंगे तो इंडिया जो हमारा है ये सिंधु नदी के इस पार आता है। तो इसीलिए इंडिया का मतलब ही होता है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र, क्योंकि हम इसको देख रहे हैं ग्रीस से। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए भारत हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2019-20 में जो रणजी ट्रॉफी का खिताब है इसको किस टीम ने जीता था? तो 2019-20 की बात करें तो इसे जीता था सौराष्ट्र ने। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा, ये जो टूर्नामेंट है वो आपके 2019 से 2020 के बीच में खेला गया था और इसमें सबसे ज़्यादा रन राहुल दलाल ने बनाए थे और इसको पहली बार जीता था सौराष्ट्र ने। वैसे रणजी ट्रॉफी सबसे ज़्यादा किसने जीता है? तो इसको जीता है 41 बार मुंबई ने। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो अगर हम लोग मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात करें तो फिलहाल के लिए ये पद अभी खाली है, क्योंकि हमारे जो मुख्य आर्थिक सलाहकार थे कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम साहब, उन्होंने फिलहाल इस्तीफा दे दिया है। तो अगर मैं करंट की बात करूं यानी कि इस दिसंबर महीने की बात करूं तो ये पद खाली है, लेकिन फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि इस पद पर इससे पहले आपके थे के सुब्रमण्यम। तो डी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में किस देश की नोगोजी ओकोंजो-इवेला को विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक के रूप में चुना गया? तो ध्यान रखिएगा, ये है नाइजीरिया देश से। कहां से है? नाइजीरिया से हैं। तो ऑप्शन हमारा यहां पर फिलहाल ए हो जाएगा करेक्ट। विश्व व्यापार संगठन की बात करें तो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको पहले ध्यान रखना है। और जो नाइजीरिया की नोगोजी ओकोंजो-इवेला है ये इसकी पहली महिला महानिदेशक बनी है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के प्रेसिडेंट के रूप में किसको चुना गया? तो यहाँ पर चुनी गई हैं, नाम इनका है नजहत शमीम। क्या नाम है? नजहत शमीम इनका नाम है। फिजी देश से ये आती हैं और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की ये प्रेसिडेंट इसी साल बनी है। तो ऑप्शन फिलहाल के लिए सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डैश डैश की एसआई इकाई होती है न्यूटन। आप सभी को ये पता होगा कि जो न्यूटन होता है वो हमारे बल की इकाई होती है। उसी प्रकार से अगर हम लोग वजन की बात करते हैं तो वजन आपका बराबर होता है mg के। जैसे फोर्स आपके ma के बराबर होता है, उसी प्रकार से वजन होता है mg के बराबर। और ma में आपका a एक्सेलरेशन है, उसी प्रकार से जो g है ये आपका होता है यहाँ पर त्वरण। तो ध्यान रखिएगा, आपके वजन और बल की जो इकाई है ये न्यूटन होती है। ऑप्शन फिलहाल के लिए हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए एक प्रश्न हम लोग घलुआ के रूप में कर लेते हैं। वैसे 45 से प्रश्न आते हैं, लेकिन एक आइए कर लेते हैं। देखिए ये प्रश्न आपके ग्रुप डी में पूछा गया था कि हीमोफीलिया क्या है। अब अगर आप लोग इसके चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है, लेकिन मैं आपको बता दूं हीमोफीलिया में मतलब जो भी व्यक्ति इससे पीड़ित होता है उसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है और इसके लिए विटामिन के की कमी के कारण नहीं होता है। ये मुख्य रूप से हमारे रक्त का थक्का उत्पन्न करने के लिए कुछ कारक होते हैं जिनके लिए जिम्मेदार एक जीन होता है, और जब वह जीन आपके उस व्यक्ति में उपस्थित नहीं होता है तो उसी के कारण ऐसी स्थिति व्यक्ति में उत्पन्न होती है और इसी डिसीज को हम लोग कहते हैं हीमोफीलिया। तो ध्यान रखेंगे
ऑप्शन फिलहाल हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो इस प्रकार से चौथे सेट में भी हमने यहाँ पर 45 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है और इसी प्रकार से आपको ग्रुप डी के पहले लगभग 60 से 70 सेट मिलेंगे और अगर आप लोग एक बार इन सारे सेट को कर लेते हैं तो आप आसानी के साथ में ग्रुप डी में मैक्सिमम स्कोर यहाँ पर इस सेक्शन से कर पाएंगे। वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। और वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो लिखिएगा नीचे कमेंट में यस आई कैन डू इट।